नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 9 जुलाई 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है। ये 9 जुलाई है आज। कई सारे स्टूडेंट्स बार बार ये पूछते हैं क्या एग्ज़ाम 30 सितंबर को ही होगा। देखिए, जब तक आपका आयोग की तरफ से, बीपीएससी की तरफ से कोई भी एग्ज़ाम कैलेंडर में अपडेट नहीं किया जाता है, तब तक आप 30 सितंबर ही मान कर चलिए। उसको आगे पीछे मत कीजिए। नोटिफिकेशन आने में देर हुआ है तो पीटी हो सकता है उसी डेट को ले ले, क्योंकि आजकल थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से आसान हो गया है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना। तो मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप आगे का सोचें, और अगर आगे का होता भी है तो 1 से 2 सप्ताह ज़्यादा से ज़्यादा आगा होगा। 30 सितंबर की जगह पर हो सकता है कि 14-15 अक्टूबर के आसपास में आपका एग्ज़ाम हो जाए। इसकी संभावना बहुत पहले से ही थी, क्योंकि आपको पता होगा कि आरक्षण के मुद्दे में भी बदलाव हुआ है और उसके साथ में पदों की संख्या भी ज़्यादा होने की उम्मीद है, क्योंकि 2025 में इलेक्शन होगा बिहार में। तो इस कारण से आप उम्मीद कर सकते हैं कि पदों की संख्या भी ज़्यादा होगी। तो ये दो ऐसे इशू हैं जिसके कारण से एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ, हुआ नहीं है। 30 सितंबर को टारगेट कीजिए, 30 सितंबर को टारगेट कीजिए। ओके, कई सारे स्टूडेंट पूछते इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। देखिए, हेडलाइन क्या है आज का। तो मोदी जी गए हैं मॉस्को और उन्होंने बोला है कि हमें युद्ध वुद्ध किसी से कोई लेना देना नहीं है, भारत और भारतीय लोगों से लेना देना है, और हम अपने रूस के साथ संबंधों को लेकर काफ़ी ज़्यादा हम सही हैं भाई, कि हमें संबंध डेवलप करना ही चाहिए। और इस मुद्दे पर उन्होंने बातचीत भी की है। कई सारे क्षेत्रों हमारी चर्चा हो रही है। क्लियर तो अभी बहुत कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि आज प्रमुख बैठकें आयोजित होने की संभावना है। तो जो प्रमुख बैठकें होगी उसमें ऊर्जा का सेक्टर, परमाणु ऊर्जा की बात भी हम लोग कर सकते हैं, व्यापार को बढ़ावा देने की भी बात हम लोग कर सकते हैं। उसके अलावा भारतीयों का रूस में वीज़ा फ्री एंट्री, रूस के लोगों का भारत में वीज़ा फ्री एंट्री, और इसके साथ साथ जो आर्म हमारा डील है उसमें भी आगे बढ़ने की संभावना है कि कुछ और हथियारों को भी हम साथ में डेवलप करेंगे। तो ये कुछ प्रमुख मुद्दे होंगे भारत और रूस के बीच में। ये कौन सी जगह है? तो मॉस्को। इसका हम लोग आज पूरा डिटेल में फिजिकल ज्योग्राफी इसका कंप्लीट करेंगे। रूस का देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी कैसा है, मैप देखेंगे। मॉस्को में एक जगह है दाचा, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर रूस के जो राष्ट्रपति पुतिन हैं उनका आवास है और यहीं पर प्रधानमंत्री जी ने उनसे मुलाकात की है और भोजन वगैरह भी इनका साथ में था। तो ये तो हो गया आपका कि हेडलाइन क्या है। उसके अलावा 5 आर्मी मैन हमारे शहीद हो गए हैं, तो बड़ा ही दुखद सा न्यूज़ है। आतंकवादी हमले जो हैं ये इलेक्शन के पश्चात से, आपने देखा होगा इलेक्शन के पश्चात से जैसे ही देखा वहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप ने कि भाई इलेक्शन में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ रहा है कश्मीर में, वैसे ही उन्होंने हिंसा की एक लंबी सी शुरुआत कर दी है। और उस समय से देख रहे होंगे आप, 4 जून के पश्चात से जब से रिजल्ट आए तब से लगातार रोज़ ही हिंसा हो रही है कश्मीर में, रोज़ ही हो रही है, रोज़ अटैक हो रहा है, रोज़ अटैक के इंटेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये एक दुखद सा न्यूज़ है। खैर देखिए आगे क्या होता है। हम लोग आज जो न्यूज़ डिस्कस करेंगे उसमें कई सारे न्यूज़ हैं, जिसमें क्लासिकल लैंग्वेज है, जिसमें वर्ल्ड बैंक किस प्रकार से कंट्रीज़ को डिवाइड करती वो है। उसके अलावा BBN, ये क्या है भाई? तो ये है कि भाई जो वर्ल्ड हाई सी एरिया है, हाई सी गहरा समुद्र का एरिया है, उसके लेकर जो पैक्ट साइन किए गए थे पर्यावरण और बायोडाइवर्सिटी संबंधित, भारत उसको साइन करने वाला है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। साथ में सुलावेसी एक आइलैंड है, सुलावेसी आइलैंड है। इस पर दुनिया का सबसे पुराना केव आर्ट मिला है। केव आर्ट क्या होता है? तो गुफा में पुराने आदिम मानव द्वारा बनाए गए अलग अलग पेंटिंग्स मिले सुलावेसी आइलैंड पर। तो ये इंडोनेशिया का एक आइलैंड है, इसको भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो अगर आप नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा वीडियो को पढ़ने लिखने वाले लोगों के साथ में, क्योंकि मेरा वीडियो इंटरटेनिंग नहीं होता है, पढ़ने के लिए कंटेंट होता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए और कौन कौन से न्यूज़ हैं आपके लिए। देखिए, एक जो न्यूज़ है उसमें ये बताया गया है कि भारतीय रेलवे का जो कवच सिस्टम है, कवच सिस्टम, इसको सभी जगहों पर रोल आउट करने में, सभी जगहों पर इम्प्लीमेंट करने में देरी हुई। उसके पीछे एक कारण माना जा रहा है, जैसा कि न्यूज़ निकल कर सामने आया है। इसमें कोई खास न्यूज़ नहीं, बस एक वर्ड है जो मुझे आपको समझाना है। क्या है वो? तो कवच सिस्टम को पूरे देश में इम्प्लीमेंट करने में रेलवे को इसलिए देरी हुई क्योंकि रेलवे ने ना ETCA, अब ये क्या है भाई?
ये क्या, ETCS इसको कहा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूरोपियन ट्रेन कॉलेजम सिस्टम, ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, सॉरी, यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। भारत का जो रेलवे बोर्ड है वो सोच रहा था कि ETCS को अपनाया जाए, इसलिए कवच सिस्टम को पूरे देश में इम्प्लीमेंट करने में देरी हुई। हालांकि कोविड-19 आने के पश्चात से रेलवे ने इस पर से विचार अपना छोड़ दिया और अब कवच सिस्टम को ही पूरे देश में रोल आउट किया जा रहा है, जिसके तहत भारत में कवच वर्जन 3.2 जो है, इसके तहत में 1465 किलोमीटर लंबा साउदर्न सेंट्रल रेलवे जो है उसमें इसका विस्तार कर भी दिया गया है। 133 से ज़्यादा स्टेशन, 150 से अधिक लोकोमोटिव में इसको लगाया गया है। दक्षिण भारत में इम्प्लीमेंटेशन अधिक हुए हैं, उत्तर भारत और कोस्टल एरिया में भी इम्प्लीमेंटेशन कवच सिस्टम का नहीं हुआ है। कवच सिस्टम के बारे में मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है। कवच सिस्टम जो है ये ट्रेन का, भारत का अपना इंडिजिनस स्वदेशी रूप से विकसित एंटी ट्रेन कोलिजन सिस्टम है। एंटी ट्रेन कोलिजन, कोलिजन का मतलब टकराव होता है, सिस्टम है जो भारतीय रेलवे द्वारा डेवलप किया गया एक शानदार सा सिस्टम है, जिसमें सैटेलाइट, ग्राउंड लेवल के रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करके ट्रेनों को आपस में टकराने से रोका जाता है। इतना भी ध्यान में रखेंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज किया जाता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का भी उपयोग किया जाता है, तो भी आप इसको कर ले जाएंगे एग्जामिनेशन में। कवच मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। ETCS को ध्यान में रखिएगा, यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। BPSC और सामान्य PCS एग्जामिनेशन में फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, इसी में क्या था, इसको तो मैंने अभी ही डिस्कस कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं और ये जगह का नाम क्या है, तो दाचा है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अभी रूस का हम लोग फिजिकल मैप देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो सबसे शानदार न्यूज़ है वो है ये कि सेंट्रल सेट टू ट्विक क्राइटेरिया फॉर अकॉर्डिंगली क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। जो हमारी क्लासिकल्स कौन सी लैंग्वेज हो गई, तो पुरानी भाषा जो है हमारी क्लासिकल लैंग्वेज जो है उसको भारत में डिसाइड किया था कुछ क्राइटेरिया के द्वारा। 1, 2, 3, 4 सारे क्राइटेरिया देखेंगे हम लोग, कौन कौन से लैंग्वेज हैं, कब शामिल हुए, ये सब भी देखेंगे। लेकिन भारत सरकार कोशिश कर रही है कि भाई मराठी भाषा जो है और भी कुछ भाषाओं को शामिल करने के लिए क्लासिकल लैंग्वेज का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, डिवाइड किया जाता है कि कौन से क्लासिकल लैंग्वेज हैं या कौन से नहीं हैं, उस क्राइटेरिया में कुछ बदलाव किया जाए। तो क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। और भारत सरकार, ये अभी जो भारत सरकार कर रही है उसमें बोला जा रहा है कि चुनाव आने वाला है महाराष्ट्र में अगले साल, इसी साल के अंत तक होगा, तो महाराष्ट्र के चुनाव के दृष्टिकोण से कर रही है। हालांकि अगर क्लासिकल लैंग्वेज की डिमांड आप देखेंगे कौन कौन सी भाषाएं कर रही हैं, तो एक है असमिया भाषा है, और उसके अलावा बांग्ला भाषा है। बंगाली भाषा नहीं होता, बांग्ला होता है। और उसके अलावा मराठी। ये 3 ऐसे लैंग्वेज हैं जिसके लिए क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा का मांग चल रहा है कि हमें शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना चाहिए। क्या कोई बिहार की भाषा है शास्त्रीय भाषा में? नहीं है। उत्तर प्रदेश की नहीं है। नॉर्थ इंडिया की संस्कृत आप बोल सकते हैं कि इसमें है, और भी कई सारे लैंग्वेज हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके क्राइटेरिया को देखेंगे। और कैबिनेट ने अभी चेंज को अप्रूव नहीं किया है, मतलब जो क्राइटेरिया में बदलाव की कोशिश की गई उसको कैबिनेट ने अभी भी प्रूव नहीं किया, मतलब अभी भी वेरीफाई नहीं किया है, उसको अनुमति नहीं दी है, परमिशन नहीं दिया है। कैबिनेट जिस दिन परमिशन दे देगी तो हम नए क्राइटेरिया को भी याद कर लेंगे, क्योंकि सीधा एग्जाम में पूछा गया है क्राइटेरिया। तो देखिए क्लासिकल लैंग्वेज किस प्रकार से डिसाइड किया जाता है, कौन कौन सी भाषाएं ऐसी हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज कहा जाता है, और कौन कौन सी कब शामिल हुई है। और साथ में हमारा 71 BPSC लेकर के आंसर राइटिंग चल रहा है, तो आप जुड़ सकते हैं। ज्योग्राफी 10th का अभी हम लोग कर रहे हैं, 11th की ज्योग्राफी शुरू करें उससे पहले जुड़ जाइएगा। शानदार सवाल होते हैं, रोज़ आप लिखेंगे और शानदार तरीके से चेक होते हैं, तो कभी आपको एग्जामिनेशन में किसी टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। लिखने से क्लैरिटी आती है। तो आप जुड़ने के लिए मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ चाहें वहाँ मैसेज कर सकते हैं। तो ये है अपना। और 70 BPSC को लेकर टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो उसमें भी ऐड हो सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐड हैं। इकोनॉमिक्स का कंप्लीट हो गया है, अब साइंस एंड टेक का होने वाला है, लेकिन सारे पहले के भी टेस्ट और वीडियो अवेलेबल हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगा। और फुल लेंथ शुरू होगा जल्द ही, तो आप जुड़ जाएंगे पहले तो सही रहेगा आपके लिए। चलिए देखिए क्या है क्लासिकल लैंग्वेज। भारत में शास्त्रीय भाषाएँ 6 भाषाओं को
अभी आधा दर्जन भाषा को भारत में शास्त्रीय लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। 2004 से 14 तक शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया, जो इस प्रकार है। आपसे क्या पूछेगा फंसाने के लिए कि भारत के संविधान में क्लासिकल भाषाओं की चर्चा की गई है। भारत के संविधान में आर्टिकल बनाया गया है कि संविधान के प्रावधान के अनुसार से संविधान में मूल अधिकार में है तो डीपीएसपी में है। इस तरह से आपको फंसाने के लिए बोल सकता है। राजभाषा में दिया हुआ आर्टिकल 350 के हिसाब से, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। ये कोई संविधान से कोई लेना देना नहीं है इसका। भारत सरकार अपने से डिसाइड करती है, क्योंकि इन भाषाओं को थोड़ा सा अधिक संरक्षण देती है। यूजीसी इनके लिए एक्सपर्ट कमेटी डिसाइड करती है, यूजीसी इनके लिए कोर्स डिजाइन करती है कई बार। उसके अलावा इन सभी भाषाओं में भारत सरकार के सभी पुरस्कारों को इतर भी कुछ पुरस्कारों का आवंटन किया जाता है। तो क्लासिकल लैंग्वेज तमिल को 2004 में शामिल किया गया। ध्यान से देखिएगा, इस सीक्वेंस वाइज आपसे पूछ सकता है, मैं ही पूछ लूँ आपसे एग्जामिनेशन में। तमिल को 2004 में शामिल किया गया भाई। संस्कृत को 2005 में, तो पहले संस्कृत की पहले तमिल शामिल हुई, तो पहले तमिल शामिल हुई थी। फिर कन्नड़ 8, फिर तेलुगु 2008, कन्नड़ और तेलुगु साथ में। फिर मलयालम 2013, फिर ओडिया भाषा को 2014 में शामिल किया गया। सबसे लेटेस्ट कौन सा? ओडिया। अब शामिल किया जा सकता है मराठी को, असमिया को और बांग्ला भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज शामिल किया जा सकता है। ओके, शास्त्रीय भाषा के वर्गीकरण का आधार यहीं से सवाल बनेगा, और ऊपर से सवाल जहां से बनेगा वो तो मैंने बता ही दिया। 2014 में संस्कृति मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल द्वारा किसी भाषा को शास्त्रीय घोषित करने के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किया गया। 2014 में ये दिशा निर्देश जारी हुआ है। 2014 में ये निर्देश जारी हुआ। 2014 में, बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप याद कर ले, कंठस्थ कर ले। 2014 के बाद ही यूपीएससी ने सवाल पूछा है इससे। इसके प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास 1500 से 2000 वर्ष से अधिक पुराना हो। मतलब कि इसका इतिहास जो है, प्रारंभिक जो इस भाषा में लिखा गया कोई ग्रंथ वगैरह हो, वो 1500 से 2000 वर्ष पुराना हो। ठीक है। प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक हिस्सा हो, जिसे बोलने वाले लोगों के पीढ़ियों द्वारा मूल्यवान विरासत माना जाता हो। प्राचीन ग्रंथों का एक हिस्सा होना चाहिए साहित्य का। साहित्यिक परंपरा में मौलिकता हो। मौलिकता का तात्पर्य होता है यूनिकनेस, क्रिएटिविटी, अपना हो। कहीं से चोरी चकारी करके मौलिकता ना लाएगी। जैसे हिंदी भाषा है, अपना इसका शब्दावली है ही नहीं, बहुत कमज़ोर है। सभी अलग अलग भाषाओं से इसमें शामिल किए गए हैं, है ना। और उसी प्रकार से जो आपका उर्दू भाषा है, उर्दू भी बिल्कुल नई भाषा है, भारत में सृजन हुआ है उसका, तो उसमें भी अपने वर्ड कम हैं, वो भी अलग अलग जगहों से शब्द लिया गया है। मौलिकता कम होती है इन भाषाओं में जो नए भाषा सृजित हुए हैं। जबकि जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेज हैं, संस्कृत हो गया, तमिल हो गया, इसमें मौलिकता है, अपने शब्द हैं, अपने व्याकरण हैं, अपने ग्रंथ हैं, अपने पुराने चीज़ें हैं, साहित्य है। इस क्राइटेरिया को ध्यान में रखेंगे आप लोग। ये क्राइटेरिया शास्त्रीय भाषा साहित्य आधुनिक भाषा साहित्य से भिन्न है, इसलिए इनके बाद के रूपों के बीच में भी असमानता हो सकती है। कृपया करके इन तीनों को ध्यान में रखें। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा आपसे। ओके, अगला देखिए क्या है कि शास्त्रीय भाषा है तो हालिया प्रयास मानव संसाधन विकास मंत्रालय में किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित करने से प्राप्त होने वाले लाभ इस प्रकार हैं। अब कौन कौन सा लाभ प्राप्त होता है? तो भारतीय शास्त्रीय भाषाओं पर प्रख्यात विद्वानों के लिए 2 प्रमुख वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का वितरण किया जाता है। अगला है कि शास्त्रीय भाषाओं में अध्ययन के लिए उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना करती है भारत सरकार। मानव संसाधन विकास मंत्रालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध करता है, शिक्षा मंत्रालय यूजीसी से अनुरोध करता है केंद्रीय भाषा में शास्त्रीय भाषाओं के पेशेवर अध्यक्षों की कुछ पदों की घोषणा करे। 2019 में संस्कृत मंत्रालय ने कुछ संस्थानों को भी सूचीबद्ध किया था जो क्लासिकल लैंग्वेज को समर्पित हैं। क्लासिकल लैंग्वेज क्या होता है, कौन कौन सी भाषाएं इसमें शामिल हैं, क्या क्राइटेरिया है, कब बनाया गया ये क्राइटेरिया, ये सब आपको याद होना चाहिए। और अगर नहीं याद है तो एग्ज़ाम में सवाल फिर आपके गलत हो जाएंगे। अगला देखिए क्या है, अगला टॉपिक चलते हैं रूस का। ज़रा मैप देख लेते हैं। रूस की बाउंड्रिंग कंट्री देखिए किस किस से है। 20,139 किलोमीटर की सीमा है। आधा दुनिया तो इसी ने घेर रखा है। 20,139 किलोमीटर की सीमा है रूस की। 20,000। भारत की कितनी लंबी सीमा है? 8 के एनसीईआरटी या 9 के एनसीईआरटी चैप्टर 1 पहला जो लाइन है वहीं पर लिखा हुआ है। यूपीपीएससी ने 2018 में उसी लाइन से सवाल पूछ लिया था कि भारत की कितनी लंबी सीमा है। भारत की सीमाओं की लंबाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इंक्लूड करके कितनी लंबी हो जाएगी? सर्च कीजिएगा, ज़रा बताइएगा। 14 देशों के साथ में सीमा लगती है। 14 देशों के साथ में पोलैंड, लिथुआनिया, बोथ वाया कालिनग्राड और ओब्लास्ट,
नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया। क्या इतने याद रहेंगे आपको? कतई नहीं याद रहेंगे। इतना सारा सिलेबस है, इतने कंट्रीज़ कैसे याद करेंगे? क्या याद करना है? नहीं, इनको मैप पर ध्यान से 2 बार 3 बार देख लेना है और एलिमिनेट करना है। अगर एग्ज़ाम में आता है तो ये मत देखिएगा कौन कौन से हो सकते हैं, ये देखिएगा कौन सा गारंटेड नहीं होगा और उस हिसाब से आप मैच कर ले जाएंगे। जैसे नॉर्थ कोरिया यहाँ पर लिखा हुआ, वहाँ पर लिख देगा साउथ कोरिया, तो आप वहाँ पर हटा दीजिएगा कि हो ही नहीं सकता है। साउथ कोरिया की सीमा तो नीचे है, वो केवल नॉर्थ कोरिया से ही लगती है, बिल्कुल नीचे है साउथ कोरिया, तो है ना। उसके अलावा आप क्या बता सकते हैं? जैसे आपसे बोलेगा कि भाई उज़्बेकिस्तान, तो उज़्बेकिस्तान है क्या? इसमें नहीं है, कजाकिस्तान है केवल। तो ये ज़रा देखना पड़ेगा आपको। ज़रा इसका मैप देखिए, रूस का कितना बड़ा है, देख सकते हैं आप कितना बड़ा है। रूस जो है ये 2 कॉन्टिनेंट में आता है। ये यूराल पर्वत है, ये जो इलाका दिख रहा है आपको, ये यूरोप में आता है, और ये यूरेशिया का इलाका है, और ये पूरा एशिया का इलाका है। रूस बहुत ही विस्तृत है, दुनिया में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर लेक बैताल दिखेगा आपको, ये दुनिया की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है। दुनिया की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है कौन सा? तो लेक बैताल आपका हो गया। ये यूराल माउंटेन है, यूरान माउंटेन है। ये वोल्गा नदी यहाँ से निकलती है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदियों में से, सबसे बड़ी नदियों में से एक है वोल्गा रिवर। वोल्गा रिवर, वोल्गा रिवर, वोल्गा। और ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो कैस्पियन सागर में अपना मुहाना बनाती है। यूपीएससी पीटी 2020 ईस्वी का सवाल है कि वोल्गा नदी जो है वो अपना मुहाना कैस्पियन सागर में बनाती है कि नहीं बनाती है, मैच करने को दिया गया था। तो वोल्गा नदी हो गया। वोल्गा से गंगा एक किताब भी है राहुल संस्कृतायन जी की। इंडियन हिस्ट्री में बताया जाता है कि आर्य लोग यहीं से आए थे भारत की तरफ में। खैर उस पर नहीं जाएंगे हम लोग, लेकिन आप वोल्गा रिवर को ध्यान में रखिएगा। और ये कौन सा हो गया? तो यहाँ पर है यूराल पर्वत श्रेणी। ये एक वलित पर्वत के उदाहरणों में से एक आता है। वलित पर्वत को यहाँ पर बीचों बीच में है। ये रूस को 2 भागों में, ये है यूरोप का हिस्सा और ये है आपका एशिया का हिस्सा में डिवाइड करता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेंट्रल साइबेरियन प्लेटू दिखेगा, यहाँ पर वेस्ट साइबेरियन प्लेटू दिखेगा, और यहाँ पर बिल्कुल आप अगर इधर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा व्लादिवोस्तोक। व्लादिवोस्तोक, अब व्लादिवोस्तोक यहाँ पर है, और यहाँ पर है सेंट पीटर्सबर्ग। ये रहा, यहाँ से यहाँ तक रेल लाइन जाती है, जो दुनिया के सबसे लंबी रेल लाइनों में से एक है। यहाँ से यहाँ तक सड़क का भी निर्माण किया गया है, जो दुनिया की सबसे लंबी सड़कों में से एक है। ये ध्यान में रहेगा आपको। ये कमचटका पेनिनसुला है, कमचटका प्रायद्वीप है। यहाँ पर पक्षियों का और बायोडाइवर्सिटी के दृष्टिकोण से बहुत ही सेंसिटिव और शानदार जगह माना जाता है कमचटका का प्रायद्वीप। बड़ा ही मौसमी दृष्टि से बड़ा ही कठिन जगह है। इसके कारण से यहाँ पर हवाई जहाज़ वगैरह के एक्सीडेंट भी कई सारे देखे गए हैं। तो इनको ज़रा ध्यान रखिएगा, फिजिकल को, इसका मैप को, कौन कौन सी है। प्रमुख नदी मैंने बता दिया वोल्गा रिवर है, और किस में वो अपना मुहाना बनाती है? तो वो आपको कैस्पियन सागर में बनाती है। बाकी इसकी सीमा आप देख ही रहे, नॉर्दर्न ये सी है, अंटार्कटिक का इलाका है। इधर नॉर्दर्न सी भी आपको दिखेगा, और इधर आपको प्रशांत महासागर भी दिखेगा। यहाँ पर सेंट्रल एशिया का देश है, उसमें एक ही देश से रूस की सीमा लगती है, वो है कजाकिस्तान। तो ये अगर आप एक फैक्ट ध्यान में रखेंगे कि सेंट्रल एशिया के एक ही देश से सीमा लगती है कजाकिस्तान, तो भी आप कर ले जाएंगे। ओके, तो ये इसका छोटा सा मैंने मैप दिखाया आपको फिजिकल, और बाउंड्री कंट्रीज़ तो मैंने आपको बता ही दिया, 14 देशों के साथ में लगता है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो पीटी फैक्ट का हो गया कि आपसे सवाल किस तरह से पूछेगा कि हाल ही में चीन के किन 2 पड़ोसी देशों ने चीन से सुरक्षा के दृष्टिकोण से डिफेंस पैक्ट को साइन किया है? तो जापान और फिलीपींस हैं जिन्होंने रक्षा समझौतों को साइन किया है चाइना के कंसर्न के कारण से। दोनों का कंसर्न एक ही है। दोनों का कंसर्न क्या है? जापान यहाँ पर है, और यहाँ पर आपका फिलीपींस दिखेगा, यहाँ पर छोटा सा ताइवान दिखेगा। इन दोनों देशों ने, चूँकि दोनों देशों की समुद्री सीमा जो है वो चीन के साथ लगती है, और दोनों देशों की चीन के साथ में बहुत ही गहरी दुश्मनी भी रहती है, बहुत ज़्यादा कंसर्न है इनके रिलेशन में। फिलीपींस का कुछ दिन पहले ही टकराव हुआ समुद्र में, जिस प्रकार से भारत का गलवान में हुआ था, उसी प्रकार से फिलीपींस का चीन के साथ में दक्षिणी चीन सागर में काफ़ी ज़्यादा टकराव होता है। दरअसल दक्षिणी चीन सागर के जो बाकी देश हैं वो चीन के सामने सरेंडर कर देते हैं, झुक जाते हैं, लेकिन फिलीपींस वो देश है झुकता नहीं है। और वहाँ के लोग जो हैं बड़े कठोर होते हैं, मतलब कि लड़ाकू टाइप के होते हैं अपने लिए।
तो उन्होंने सोचा कि हम इसके सामने झुकेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने चीन को दक्षिणी चीन सागर में कई बार पानी पिलाया है। तो अभी जो हुआ है उसमें क्या घटनाक्रम है कि जापान और फिलीपींस, ये जो दोनों देश हैं ये आपस में रक्षा समझौतों को साइन कर रहे हैं। रक्षा समझौतों को साइन कर लिया है, अब एक दूसरे देशों की रक्षा और सुरक्षा से चीज़ों में कॉपरेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस पैक्ट में आने वाले समय में और भी देश शामिल हो सकते हैं, जैसे दक्षिण कोरिया और वियतनाम जैसे देश भी शामिल हो सकते हैं। तो टोक्यो और मनीला किसका कैपिटल है? तो फिलीपींस के कैपिटल है। राइस के लिए रिसर्च सेंटर भी यहाँ पर मौजूद है। तो उसने और जापान, टोक्यो ने साइन पैक्ट कर लिया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये पीटी में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक है वही सुलावेसी जो केव है उसकी पेंटिंग है। ज़रा ध्यान से देखिए इसको। यहाँ पर कहीं पर आपको सुअर दिख रहा है क्या? यहाँ पर मुझे तो नहीं दिख रहा। चलिए कोई बात नहीं। तो यहीं पर उन लोगों ने देखा कि अगर गौर से देखा 51,200 साल पुराना है। 51,200, समझ रहे हैं आप कितना लंबा पीरियड है ये टाइम पीरियड? 51,200। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना वो 3,000 साल पहले, 5,000 साल पहले हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता। अभी से 2,000 ले लीजिए और ईसा पूर्व करीब में 2-3 हज़ार ले लीजिए, तो वो 5,000 साल अर्ली सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग चले जाएंगे। तो 51,200 वर्ष पुराना है। दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट केव पेंटिंग है। क्या भारत में भी कहीं पर केव पेंटिंग है? तो भीमबेटका। कहाँ पर? भीमबेटका कहाँ पर है ये? तो ये है आपका भोपाल शहर से 80 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर केव पेंटिंग आपको दिखता है। उसी प्रकार का सबसे ओल्डेस्ट दुनिया का केव पेंटिंग 51,000 साल पहले का सुलावेसी आइलैंड है। कहाँ पर है ये? तो इंडोनेशिया का भाग है, इसको मैं दिखाऊंगा। यहीं पर ये मिला है, सुलावेसी आइलैंड में मिला है। अब इसको जो साइंटिस्ट लोगों ने इसकी डेटिंग की है वो लेजर तकनीक के माध्यम से इसकी डेटिंग की है, जिसमें पता चला है कि 51,200 साल पुराना करीब में वो दुनिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट केव पेंटिंग है। और भी दुनिया में कई जगहों पर केव पेंटिंग मिलते हैं, जैसे अभी भीमबेटका का मैंने उदाहरण दिया। आदि मानव जो थे उनका संवाद करने का ये तरीका होता था। अब बाहर जानवर घूम रहे हैं पूरे दिन, पूरे महीने, पूरे साल भर एक ही गुफा में रहना है, तो बोर हो रहे तो पेंटिंग बना लो, है ना। तो इसी तरह का है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अलावा फ्रांस में, भारत में, इंडोनेशिया में, चीन में कई सारे जगहों पर हमें ओल्ड केव आर्ट मिलते हैं। केव में बनाए हुए अलग अलग स्ट्रक्चर मिलते हैं। स्पेन में भी मिले हैं। तो हमें उतना याद नहीं रखना है, हमें वर्तमान में जो मिला है ये आपसे करंट के तौर पर पूछा जा सकता है। और हिस्ट्री में मैंने आपको भीमबेटका का नाम बता दिया, जहाँ से हमें केव पेंटिंग मिला है। कुछ दिन पहले तमिलनाडु में भी एक पेंटिंग मिला था, जिसके बारे में मैंने आपको न्यूज़पेपर में पढ़ाया भी था कि न्यूज़पेपर की तमिलनाडु के गुफा में हमें क्या मिला है? तो पेंटिंग मिला था। तो ज़रा इसको देख लेते हैं कि भाई कहाँ पर है सुलावेसी आइलैंड। एक छोटा सा फैक्ट और है इसी में कि रिसर्चर यूज ए लेजर टू डेट टाइप ऑफ क्रिस्टल कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट दैट फॉर्म नेचुरली ऑन द टॉप ऑफ पेंटिंग। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना CaCO3, ये पेंटिंग के ऊपर में नेचुरली फॉर्म हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि पर ईयर ये कितना फॉर्म हुआ होगा, और फिर लेजर तकनीक के माध्यम से हम इसकी मोटाई चौड़ाई निकालते हैं और फिर ये देखते हैं कि पर ईयर के हिसाब से अगर ये फॉर्म हुआ होगा, वहाँ पर बना होगा, तो कितने वर्षों में इसको इतना मोटा जो परत है वो जमा होगा। तो इसके आधार पर हम उसकी डेटिंग निकाल लेते हैं। जैसे कार्बन 14 पद्धति होती है, लेकिन उसके अनुमान जो होते हैं वो कई बार सटीक नहीं होते हैं, और कई बार बहुत अधिक पुराने जो आइटम होते हैं उनमें कार्बन विलुप्त हो जाता है या इतना कम हो जाता है कि हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो यूरेनियम मेथड, यहाँ पर लेजर डेट मेथड का उन्होंने उपयोग किया है। लेजर डेट मेथड को उपयोग किया है। इन्होंने क्या बोला है कि क्रिस्टल कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट के आधार पर, कैल्शियम कार्बोनेट का जो परत है पेंटिंग पर, उसके आधार पर हमने इसकी डेटिंग को तय किया है। तो ये एक तकनीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। दरअसल में डेट को ज्ञात करने की तकनीक दिन बाय दिन इन्वॉल्व हो रही है और भी ज़्यादा। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी तकनीकें डेवलप होंगी तो हमें और भी आसानी होगी इन सब चीज़ों को देखने में, ढूंढने में, खोजने में। तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का परत पर लेजर तकनीक का उपयोग करके इस पेंटिंग की उम्र जो है वो निकाली गई है, और लगभग में 51,200 वर्ष, आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि नहीं, इतना पुराना ये पेंटिंग मिला है सुलावेसी आइलैंड में।
सुलावेसी आइलैंड को देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पूरा मैप है, ये पूरा मैप है। यहाँ पर सुमात्रा दिख रहा है आपको, ये है सुमात्रा, ये है आपका बोर्नियो आइलैंड है ये पूरा। इसी पर इंडोनेशिया की नई राजधानी को शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि सुमात्रा डूब रहा है पूरा। ये जावा आइलैंड है, यहाँ पर आपको दिखेगा क्या, बाली दिखेगा, है ना। और ये दिख रहा है आपको सुलावेसी आइलैंड। तो बोर्नियो आइलैंड के ठीक पूरब में, बोर्नियो आइलैंड के ठीक पूरब में, फिलीपींस आइलैंड के ठीक दक्षिण में और बाली के ठीक उत्तर में स्थित है ये कौन सा, तो सुलावेसी आइलैंड। पापुआ न्यू गिनी के ठीक पश्चिम में स्थित है कौन सा, तो सुलावेसी आइलैंड। यहीं पर जो केव था उसी में मिला है क्या, तो उसी में ये दुनिया का सबसे पुराना केव आर्ट मिला है कहाँ पर, सुलावेसी आइलैंड में। ओके, अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला टॉपिक है आपको पता होगा कि 1 जुलाई की रात से, मैंने आपको करवाया था, 1 जुलाई की 12 बजे रात से नए जो लॉ हैं भारत में वो लागू हो गए। CRPC IPC की जगह पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लागू कर दिया गया, BNSS, और भारतीय साक्ष्य संहिता BSS, और ये सबको लागू किया गया है। तो कई सारे नाम हैं जो इसके हिंदी नाम को लेकर, कई सारे राज्य हैं जो इसके हिंदी नाम को लेकर आपत्ति जता रहे हैं कि भारतीय न्याय संहिता हिंदी में बोला जा रहा है, इंग्लिश में भी आप इसको भारतीय न्याय संहिता बोल रहे हैं, जबकि तमिलनाडु के लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, महाराष्ट्र के लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, कम बोलते हैं, केरल, तमिलनाडु, नागालैंड, इनके लोग हिंदी नहीं बोलते हैं। तो पहले CRPC IPC था, उसको भारतीय न्याय संहिता कहा जाता था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आप कह रहे हैं तो उसको इंग्लिश में बोलिए, भारतीय सिटीजन सिक्योरिटी एक्ट करके, है ना। तो इस प्रकार से भी आपत्तियां उठ रही हैं। साथ में कई सारे राज्य ऐसे हैं जो इसमें बदलाव चाह रहे हैं। क्यों बदलाव चाह रहे हैं, क्योंकि आपको अगर याद होगा, कारण समझिए हर चीज़ का, तो जब इस एक्ट को लाया गया था तब संसद में डिबेट नहीं हो पाया था क्योंकि 100 से अधिक सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, और इतना बड़ा बदलाव जो है वो बिना किसी अच्छे डिबेट के पास हो गया था। जो भी है, कई सारे ऐसे राज्य हैं जो इनमें आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं, खास तौर से अपोजिशन पार्टी के जो गवर्निंग स्टेट हैं, जैसे कर्नाटक ने एक कमेटी का गठन किया जो इसमें बदलाव करेगी, जो इसमें बदलाव का सुझाव देगी। उसी प्रकार से तमिलनाडु की सरकार ने भी एम सत्यनारायणम, द हिंदू में भी ये न्यूज़ था, लेकिन द हिंदू वालों ने एक गलती की थी, उन्होंने समिति का नाम नहीं दिया था। आपसे तो समिति का नाम पूछेगा, तो एम सत्यनारायणम समिति जो है इसको गठित किया गया है। 1 मेंबर कमेटी है, इनको गठित किया गया 1 मेंबर कमेटी है। हाई कोर्ट के पूर्व जज हैं एम सत्यनारायणम, जो अपना रिपोर्ट देंगे कि इसमें क्या क्या बदलाव करना चाहिए। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है। इसी प्रकार से कर्नाटक गवर्नमेंट ने भी किया था। तो आपको ये समिति का नाम ध्यान में रखना है। बाकी अगर इसमें कुछ बदलता है, कुछ अगर इसमें भाषा में चेंज किया जाता है या कुछ अगर इसमें बदलाव होता है तो उसको भी हम लोग कर लेंगे। और एक चीज़ है आपके PT फैक्ट के लिए कि क्रिमिनल जो लॉ होता है, जो आपराधिक कानून होता है बंधुओं, आपराधिक जो कानून होता है, ये संविधान के 7वीं अनुसूची के लिस्ट 3 में है। अब लिस्ट 3 क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको समवर्ती सूची कहा जाता है। पहला हो गया केंद्र का, दूसरा हो गया राज्य का, तीसरा कॉन्करेंट हो गया, यानी कि केंद्र की असेंबली यानी कि भारत की संसद और राज्य की असेंबली यानी कि विधानसभा, दोनों ही इस पर कानून का निर्माण कर सकते हैं। तो इसलिए आर्टिकल 246(1) के तहत में कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पावर बोथ स्टेट असेंबली एंड द पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन सब्जेक्टेड टू कॉन्करेंट लिस्ट। जो सब्जेक्ट हैं कॉन्करेंट लिस्ट में, जिसको समवर्ती सूची कहा जाता है बंधुओं, उसमें दोनों केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और आपराधिक न्याय प्रणाली जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया, इसकी शक्तियां दोनों के पास में है। इसलिए कई सारे राज्य से बदलाव कर रहे हैं और वो करने का अधिकार भी है उनको। अगर कोई राज्य अपने हिसाब से बदलाव कर रहा है तो सही है, ठीक है, कर सकता है, यही तो है। लेकिन आपको अगर पूछा जाएगा कहाँ से जोड़ेंगे इसको, तो इसको आप जोड़िए फेडरलिज्म से, कि संघवाद की अवधारणा पर कहीं न कहीं इस एक्ट ने कुछ प्रभाव तो डाला है। पॉजिटिव इम्पैक्ट तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है कि कई सारे राज्य जो हैं वो इसमें बदलाव करने को आतुर हैं। यानी कि राज्यों से सहमति इस एक्ट को बनाने के दौरान नहीं ली गई थी। इस एक्ट को बनाने से पहले जिस भी कमेटी का गठन किया गया, उस कमेटी ने बड़े स्तर पर राज्यों से सुझाव नहीं लिए थे। तो इस कंसर्न को भी ध्यान में रखिएगा।
आपको आर्टिकल भी मैंने बता दिया है, इस आर्टिकल को भी ध्यान में रखिएगा। और एक छोटा सा आर्टिकल और इसमें लिखा हुआ है कि आर्टिकल 254 के हिसाब से अगर किसी एक ही मुद्दे पर सेंटर और स्टेट दोनों के लॉ में कन्फ्लिक्ट होता है तो सेंटर का लॉ, जो स्टेट का लॉ होगा वो वॉइड हो जाएगा, यानी कि वो शून्य घोषित हो जाएगा, सेंटर के लॉ की मान्यता दी जाती है। तो ये कुछ प्रावधान है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, मस्ट है, ये आपके लिए मस्ट है। इस समिति का नाम और इस कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल है कि नहीं इसका नाम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला देखिए क्या है। देखिए अगला है कि इंडिया टू साइन रेटिफाई हाई सी ट्रीटी। मिनिस्ट्री ने बोला है, पर्यावरण मंत्रालय ने बोला है कि भारत सरकार साइन और रेटिफाई, अब ये क्या बला है भाई, क्या है ये सब चीज़ें, पता नहीं क्या क्या आ जाती है, ये लोग साइन करते हैं, हमारा सिलेबस बढ़ जाता है। इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू साइन एंड रेटिफाई द हाई सी ट्रीटी। देखिएगा ध्यान से, साइन एंड रेटिफाई दोनों दिया हुआ है, इसको साइन भी करेगा और इसको लागू भी करने जा रहा है। सामान्य भाषा में समझा रहा हूँ। दरअसल में जब इस कानून को बनाया गया था तो बोला गया था कि कम से कम बहुत सारे देश जब इसको रेटिफाई वगैरह कर लेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, द ट्रीटी would become in international law 120 days after at least 60 countries submitted their ratification document। साइन तो अभी 91 कंट्री ने कर दिया है, इस पर सहमति 91 कंट्री ने दे दिया है, लेकिन उन्होंने रेटिफाई नहीं किया इसको अभी तक। इस कारण से इसको लॉ नहीं, इसको दुनिया भर के देशों द्वारा लॉ के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, इंटरनेशनल लॉ की मान्यता भी इसको नहीं मिली है। जब 120 दिन के पश्चात जब 60 देश इसको रेटिफाई कर देंगे तब ये वैश्विक कानून बन जाएगा। किसके लिए है ये, किसके लिए है भाई, किसके लिए है ये चीज़, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और इसको मैं डिटेल में भी पढ़ाऊँगा। कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी देखिए जो आपकी आंखों के सामने चमक रहा होगा। यूएन क्लॉज, ये क्या है, तो दुनिया यूएन का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो समुद्र के आधार पर दुनिया में जो समुद्र से कानून रिलेटेड होते हैं उनके लिए काम करता है, बस ये ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द ओशियन। जैव विविधता को संरक्षित करना है समुद्रों में, समुद्र में भी तो जैव विविधता है। वर्षा वन के पश्चात, ध्यान से सुनिएगा, यूपीएससी का क्वेश्चन का स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ। वर्षा वन के पश्चात, रेन फॉरेस्ट के बाद अगर दुनिया में कहीं पर बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो समुद्रों में है। शैवालों के कारण से है, समुद्र में जैव विविधता बहुत ही ज़्यादा है, सघन है और स्थिर जैव विविधता माना जाता है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को। क्यों माना जाता है, क्योंकि उसमें कोई खास बदलाव जल्दी नहीं होता है। कई सारे इंडिकेटर स्पीसीज भी होते हैं, जैसे शैवाल खुद इंडिकेटर है। अगर समुद्री अर्थ में जैव विविधता में थोड़ा सा भी छेड़छाड़ होता है तो सबसे पहले शैवाल जो है उनकी मृत्यु होनी शुरू हो जाती है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, तो यानी कि जो समुद्र का इम्पोर्टेंट, बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट, दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तो एक जैव विविधता है, उसको संरक्षित करने के लिए हाई सी ट्रीटी, जिसको और एक नाम दिया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, दैट इज ऑफन कंपेयर टू 2015 पेरिस एग्रीमेंट इन इट्स रीच एंड इम्पैक्ट, जिसको हाई सी ट्रीटी को 2015 के पेरिस सम्मेलन के से तुलना किया जाता है उसके वैल्यू को लेकर के, इसका कितना ज़्यादा वैल्यू है। तो ये समुद्री जो परिस्थिति तंत्र उसके लिए उतना ही सेंसिटिव है जितना पेरिस सम्मेलन 2015 हमारे लिए सेंसिटिव है। कॉप था वो, कॉप है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज था, तो उसी प्रकार का, उसी के समतुल्य इसको रखा जाता है, कंपेयर किया जाता है, ठीक है। देखिए इसको क्या कहा जाता है, हाई सी ट्रीटी ऑल्सो नोन एज द एग्रीमेंट ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शंस। ट्विंग ट्विस्टर हो जाता है मेरे लिए ये। इसमें क्या कह रहा है, बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, इसका तात्पर्य है कि किसी भी देश के राष्ट्रीय सीमा से परे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको संरक्षित करने के लिए इस लॉ को बनाया गया है। हाई सी किसी भी देश के सीमा में नहीं आते हैं, गहरा समुद्र का इलाका किसी भी देश के सीमा में नहीं आते हैं। जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है उससे भी आगे का क्षेत्र, जो गहरा समुद्र का इलाका है, वो जो क्षेत्र होता है वो किसी देश के सीमा में नहीं आते, किसी देश के बाउंड्री में नहीं आते। क्या लिखा हुआ है, एग्रीमेंट ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, BBNJ इसको कहा जाता है। BBNJ शब्द हाल ही में चर्चा में रहा, तो इसका तात्पर्य यही है। इंडिया रिमेन्स कमिटेड
एंड प्रोएक्टिव इन द ग्लोबल कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भारत हमेशा से इसके लिए तत्पर रहा है और हम इसको लागू भी करने जा रहे हैं। और इसमें देखिए कहा जा रहा है कि 2 जुलाई को ये भारत के कैबिनेट के समक्ष रखा गया है और कैबिनेट में भी इस पर हामी भर दी और आने वाले समय में इसको साइन कर दिया जाएगा। तो जब हम जरा इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है ट्रीटी, इसके प्रावधान क्या क्या है, डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। बाकी मैंने आपको ये बता दिया है कि 120 दिन के पश्चात जब 60 से ज़्यादा देश इसको रेटिफाई कर देंगे तब ये लागू हो जाएगा। लेकिन साइन तो 90 देशों ने कर दिया है, रेटिफाई यानी कि साइन हमने सहमति कर दी है कि हम इसके लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन अभी हमने रेटिफाई नहीं किया है, अनुमति नहीं दी अभी भी हमने इसको लागू करने की। हाँ, हम अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं इसको, तो इसकी अनुमति नहीं दी है, लेकिन भारत देने जा रहा है। 60 देश और दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 60 देश जब टोटल दे देंगे तो ये दुनिया का एक इंटरनेशनल लॉ बन जाएगा, वैश्विक कानून का स्वरूप ले लेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। इसके बारे में पूछा जाएगा आपके पेटी एग्जामिनेशन में। तो देखिए क्या है ये कानून, हाई सी संधि। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बच्चों, जैसे मैं समझा रहा हूँ तो एक बार में याद हो गया होगा। 19 जून 2023 को पिछले साल का है कि संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए हाई सी संधि को अपनाया था। यूएन ने इसको 19 जून 2023 को ही अपना लिया था। 94-95 संधियों के बाद यह अनक्लॉज यानी कि यूएन क्लॉज के तहत अनुमोदित होने वाला तीसरा समझौता बन गया है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय सीबेड प्राधिकरण और फिश स्टॉक समझौते की स्थापना की है। हाई सी क्या है, हाई सी क्या है? हाई सी 1958 के जिनेवा अभिसमय के अनुसार समुद्र के वे हिस्से जो प्रादेशिक जल या किसी देश के आंतरिक जल में शामिल नहीं है, हाई सी के रूप में जाने जाते हैं। ऐसा जल का क्षेत्र समुद्र का जो किसी देश की बपौती नहीं है, मतलब उसके देश के उसके हिस्से में शामिल नहीं है, ना तो इकोनॉमिक क्षेत्र में, ना तो उनका जो क्या बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है उसमें शामिल है, तो वो सारे के सारे इलाके समुद्र के हाई सी कहलाते हैं, जिस पर सबका अधिकार होता है। हाई सी के प्रावधान, संधि का उद्देश्य, हाई सी संधि के प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे महासागर और जीवन की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों को लागू करना। इसके तहत समुद्र की सतह के बढ़ते तापमान, समुद्री जैव विविधता, टर्मिनोलॉजी गुरु, टर्मिनोलॉजी भारत ने साइन किया है। मैं गारंटी ले सकता हूँ कि अगले 1 से 2 साल में आपको किसी पीटी मेंस एग्जामिनेशन में गारंटेड दिखेगा ये, चाहे वो यूपीएससी में दिखे चाहे वो बीपीएससी में दिखे, क्योंकि भारत ने इसको अब साइन कर दिया है। अब ये पूछेगा ही पूछेगा। तापमान, जैव विविधता, अत्यधिक दोहन, मछली पकड़ना, अत्यधिक मछली पकड़ना, तटीय प्रदूषण, राष्ट्रीय अधिकार से परे क्या लिखा हुआ भाई, अपोषणीय कार्यों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करना। समुद्र की सतह का तापमान नहीं बढ़ना चाहिए। तापमान बढ़ने से क्या होगा, शैवालों की मृत्यु हो जाएगी। कौन सोचेगा, मैं सोचूंगा क्या? और क्या होगा, शैवालों की मृत्यु से क्या होगा? शैवाल जो होते हैं उन पर निर्भर बहुत सारे जीव जंतु होते हैं समुद्र में, मछलियाँ बहुत सारी होती हैं, अलग अलग जीव होते हैं, उन सब की भी मृत्यु हो जाएगी क्योंकि भोजन का कमी हो जाएगा, आवास का ह्रास हो जाएगा। समुद्र का तापमान बढ़ने से और क्या होगा, कभी भी साइक्लोन बन के आ सकता है, क्योंकि साइक्लोन के लिए 27 डिग्री सी से ज़्यादा का टेम्परेचर चाहिए। अगर ये मिलने लग गया तो रोज़ ही साइक्लोन आएंगे फिर, है ना। सर्वप्रथम 3/4 बहुमत वोट के माध्यम से महासागरों को मानवीय गतिविधि से बचाने के लिए समुद्री संरक्षित क्षेत्र की स्थापना करना, जो निर्णय को 1 या 2 पार्टियों द्वारा विरुद्ध होने से रोकता है। समुद्री आनुवंशिक संसाधनों से होने वाले लाभ के उचित बंटवारे पर यह संधि स्वच्छ गृह तंत्र स्थापित करके वैज्ञानिक जानकारी, मौद्रिक लाभों को साझा करने का आदेश देती है। मॉनेटरी, अगर आप कुछ लाभ बेनिफिट कमा रहे हैं तो उसको आपको साझा करना पड़ेगा। मौद्रिक लाभ का मतलब होता है अगर समुद्र से आप दबा के पैसा कमा रहे हैं तो उसको आपको बांटना पड़ेगा। स्वच्छ गृह तंत्र के माध्यम समुद्री संरक्षित क्षेत्र, समुद्री आनुवंशिक संसाधनों, क्षेत्र आधारित प्रबंधन उपकरण की जानकारी सभी पक्षों के लिए उपलब्ध होगी। कोई भी एक चीज़ बटेगा तो सब में बटेगा, सब लोग हम न्याय करेंगे, सब लोगों को मिलेगा। तो इस प्रकार का इसमें बनाया गया है कि अगर कोई आनुवंशिक संसाधन बन रहा है, अगर कोई संरक्षित क्षेत्र में समुद्री आनुवंशिक संसाधन, क्षेत्र आधारित प्रबंधन उपकरण, कोई इक्विपमेंट है तो वो सभी के लिए उपलब्ध होना चाहिए। पारदर्शिता लाने, आपसी सहयोग को बढ़ावा देने वाली है। संधि का अंतिम स्तंभ क्षमता निर्माण और समुद्र प्रौद्योगिकी है। वैज्ञानिक व तकनीकी निकाय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह संस्था मूल्यांकन प्रक्रियाओं के मानक दिशा निर्देश तैयार करेगी। कहने का मतलब ये है कि हाई सी संधि जो है एक शानदार सी संधि है और यूएन क्लॉज के तहत में तीसरी सबसे बड़ी संधि होगी 94-95 के पश्चात से। अब इसको साइन करना अभी शुरू कर दिया है, भारत ने किया तो कुछ और देश भी करेंगे और जल्द से जल्द ये लागू हो जाए। पता चला लागू ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं लागू हो रहा? क्योंकि कुछ देश इसमें अरंगा लगा रहे हैं। और क्या है वो मुद्दा, जरा वो देखिए।
समुद्री पर्यावरण से सुरक्षा का विचार 2002 में सामने आया। 2008 तक एक समझौते को लागू करने की आवश्यकता को पहचाना गया, जिसके कारण 2015 में यूएनजीए ने संधि बनाने के लिए समिति बनाने का प्रस्ताव रखा। समिति ने अंतर सरकारी सम्मेलन आईजीसी आयोजित करने की सिफारिश की और 5 लंबी आईजीसी वार्ता के बाद संधि को 2023 में अपनाया गया। इस संधि को 2023 में अपनाया गया है। ये जो संधि हाई सी ट्रीटी 2023 में यूएन के द्वारा अपनाया गया, और यूएन ने जब इसको अपना लिया तब अलग अलग देशों ने भी अपनाना शुरू किया, जिसमें भारत प्रमुख देश है। लागू होने में इतना समय क्यों? समुद्री अनुवांशिक संसाधन का मुद्दा संधि का सबसे विवादित तत्व है। समुद्री अनुवांशिक संसाधन का जो मुद्दा है, अगर कोई देश ने कोई अनुवांशिक संसाधन ढूंढा है समुद्र में, तो उसका बंटवारा किस प्रकार से किया जाए और वो ज्ञान विज्ञान बांटा जाए। क्या वो किसी कंपनी के तहत में नहीं आएगा? क्या वो किसी देश के कॉपीराइट में नहीं आएगा? क्या उससे जो मौद्रिक लाभ होगा उसको कैसे बांटा जाएगा? जिसने रिसर्च किया वही तो अपने पास में रखेगा। इसके कारण से इस पर विवाद उत्पन्न हो रहा है। संधि के सभी पक्षों तक खुली बहुत पहुंच करने के लिए समुद्री संरक्षित क्षेत्रों, तकनीकी, वैज्ञानिक, क्षेत्र आधारित प्रबंध उपकरणों पर जानकारी साझा करना प्रमुख मुद्दा है कि खोजें हम, काम करें हम, आप आ जाओ लाभ लेने। सूचना साझा करने की निगरानी के प्रावधान के अभाव के कारण इस विषय पर बातचीत लंबी चली कि हम सूचना साझा करने के निगरानी के अभाव के कारण कि हम सूचना साझा नहीं करेंगे। आईजीसी 2 में छोटे समुद्री राज्यों ने निगरानी के लिए एक लाइसेंसिंग योजना के विचार का समर्थन किया, लेकिन अमेरिका और रूस जैसे देशों ने इसका विरोध किया, यह कहते हुए कि इसकी अधिसूचना प्रणाली बायो प्रोस्पेक्टिंग अनुसंधान में बाधा बनेगी। इसलिए जो छोटे द्वीपीय देश हैं उन्होंने बोला कि एक लाइसेंसिंग प्रक्रिया कीजिए, हम तो समुद्र पर ही निर्भर करते हैं, पता चला हमारे आसपास आके ही सारे रिसर्च कर रहे हैं और हमें कुछ मिल भी नहीं रहा है। लेकिन अमेरिका और रूस जैसे बड़े देशों ने, दोनों एक दूसरे से कभी मिलते नहीं हैं, लेकिन एक ही मुद्दे पर दोनों एक हो गए, है ना। विरोध करने वाले देश कौन से हैं? तो कई विकसित देशों ने संधि का विरोध किया, क्योंकि वे निजी संस्थानों के साथ खड़े हैं जो समुद्री प्रौद्योगिकी में उन्नत अनुसंधान विकास में सबसे आगे हैं। कई सारे प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो इस मामले में बहुत कुछ रिसर्च कर चुकी हैं, तो वो उनको साझा करने पर, शेयर करने पर बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। ना तो मौद्रिक लाभ बांटना चाहती हैं, ना तो वो इन चीज़ों को शेयर करना चाहती हैं। इसलिए रूस, चीन, अमेरिका जैसे कई सारे देश इसका विरोध भी कर रहे हैं। भारत भी पहले विरोध कर रहा था, लेकिन भारत ने अब इसको साइन कर दिया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। हाई सी ट्रीटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाई सी ट्रीटी कब लागू किया गया है, कौन कौन से देश इसमें शामिल हो रहे हैं, अभी क्या क्राइटेरिया है इसका, किसके तहत में आएगा, तो अनक्लॉज के तहत में आएगा। तो ये सब कुछ ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। अगला टॉपिक देखिए क्या है कि अमेरिका और यूक्रेन और यूरोपियन कंट्री के साथ मोए टाइप का हो गया है। क्या हो गया है? उन्होंने रूस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है 2022 ईस्वी के फरवरी महीने से, जब से यूक्रेन पर अटैक किया है। और वर्ल्ड बैंक ने बोला कि रूस की इकॉनमी बहुत अच्छी चल रही है, बिल्कुल तगड़ी तरीके से चल रही है, मतलब अमेरिका की इकॉनमी का अमेरिका का सैंक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वेस्टर्न कंट्रीज़ के सैंक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा रूस के ऊपर। उल्टा इसको हाई इनकम ग्रुप में वर्ल्ड बैंक ने शामिल कर दिया, क्योंकि इसका जो ग्रॉस नेशनल इनकम है वो बढ़ गया है, जो ग्रॉस नेशनल इनकम है वो बढ़ गया इसका, इसलिए इसका हाई अर्निंग कंट्रीज़ में, हाई इनकम कंट्रीज़ में शामिल कर दिया है। वर्ल्ड बैंक हैज़ अपग्रेडेड रसिया फ्रॉम अपर मिडल इनकम कंट्रीज टू हाई इनकम ऑन ए स्टेटस इट हैड 2014 से पहले इसके पास ये स्टेटस था हाई इनकम का, लेकिन 2014 के पश्चात रूस की इकॉनमी बहुत ही बड़ा डाउनफॉल आया था। उस डाउनफॉल के बाद से ये संभला कब है? जब इसने युद्ध किया है। तो युद्ध के कुछ लाभ भी होते हैं गुरु, तो वो लाभ कमा गया ये रूस। तो एक चीज़ तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि रूस को हाल ही में शामिल किया गया है। बाकी मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ कि क्या है, और रूस को क्यों नहीं अमेरिका और यूरोपियन देश सैंक्शन लगाकर तोड़ पाए, क्योंकि रूस के साथ भारत और अफ्रीका के कई सारे देश, चीन, ये सब वो देश शामिल हैं ना उनके साथ इकॉनमी में, उसके साथ रक्षा समझौतों में, उसके साथ आर्थिक समझौतों में, जिसने उसकी इकॉनमी को बहुत सपोर्ट किया है। और सही पूछें तो यूरोपियन कंट्री बिना रूस के रह ही नहीं सकते हैं। सारा तेल तो इसी से लेते हैं, सारा प्राकृतिक गैस तो रूस से ही लेते हैं। तो ये सब कहने की बातें, कुछ नहीं हो पाया। उल्टा अमेरिका अपना भारी हथियार बेच रहा है वहाँ पर, कहाँ पर, तो यूक्रेन में, और उसका वॉर इंडस्ट्री मस्त चल रहा है। तो हम लोग ज़रा समझते हैं क्या क्राइटेरिया होता है वर्ल्ड बैंक का, किस हिसाब से डिसाइड किया है। तो छोटा सा ही टॉपिक है, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यही छोटा सा हमें फैक्ट पढ़ना है बस। वर्ल्ड बैंक दुनिया भर के देशों को 4 भाग में बांटती है: लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम और हाई इनकम। रूस अपर मिडिल में शामिल था, उसको हाई इनकम में कर दिया है। भारत किस में शामिल है आपके हिसाब से, किस में होगा?
तो हम इसमें शामिल हैं, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में हम लोग शामिल हैं। किसमें? तो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में। ओके, जिन जिन का जीएनआई, ये जीएनआई के आंकड़ों पर आधारित है, पर कैपिटा जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, पर पर्सन के हिसाब से। जैसे लोअर ग्रुप का 1085 डॉलर से कम होता है, और ये 2023 का था। 2022 में देखिए क्या था, 1045 था। हमारा कितना है? 1086 से 4255 डॉलर के बीच में लोअर मिडिल इनकम के बीच में जीएनआई होना चाहिए। अपर मिडिल इनकम का 4256 से 13205 तक में होता है, और हायर इनकम जो देश होते हैं उनका 13205 डॉलर से ज़्यादा का जीएनआई पर कैपिटा के हिसाब से होता है। इसी के आधार पर किसी देश को वर्ल्ड बैंक लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम और हाई इनकम में डिवाइड करती है। हम लोग लोअर मिडिल इनकम में आते हैं, भारत अभी लोअर मिडिल इनकम में आता है। रूस जो है वो हाई इनकम ग्रुप में शामिल हो गया है, वो पहले अपर मिडिल इनकम ग्रुप में शामिल था। तो ये ध्यान रखिएगा, छोटा सा फैक्ट था। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। रोज़ पढ़िए, डेली पढ़िए, बार बार पढ़िए, MCQ प्रैक्टिस कीजिए, जम के प्रैक्टिस कीजिए, सारी सीमाओं को तोड़ दीजिए, इतना पढ़िए क्योंकि आपके पास में एक ही मौका होगा। अगर एग्ज़ाम आगे गया तो 2-3 नंबर कट ऑफ में झट से आगे बढ़ जाता है, तो उसको पार करना है आपको, ठीक है। कोई नहीं देखने आएगा कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं। दुनिया प्रयास देखती ही नहीं है, दुनिया केवल और केवल रिजल्ट देखती है। उसमें अगर आप फेल हैं तो आप फेल हैं, उसमें अगर आप पास हैं तो आप पास हैं। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।